चलिए डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस और ये वेव ऑप्टिक्स का लास्ट पास्ट ईयर पेपर के सब्जेक्टिव डिस्कशन होगा। इसके साथ हम वेव ऑप्टिक्स को यहाँ पे एंड कर देंगे बिकॉज हमने मोस्ट ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है वो कवर अप कर लिए हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विथ रे ऑप्टिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जहाँ आपसे पूछा है लेज़र लाइट जिसकी वेवलेंथ 630 नैनोमीटर है वो इंसिडेंट करता है एक पेयर ऑफ स्लिट्स के ऊपर और प्रोड्यूस करता है एक इंटरफेरेंस पैटर्न जिसके अंदर जो ब्राइट फ्रिंजेज है वो 7.2 mm से सेपरेट होते हैं। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है एक दूसरे सोर्स जहाँ पे अगेन आपने लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया है जो कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो 8.1 mm का बनाएंगे सेम पेयर ऑफ स्लिट का इस्तेमाल करके। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे तो मान लीजिए कि ये हमारे पास स्लिट है, ठीक है, और ये स्क्रीन है। स्क्रीन पे हमारे पास बहुत सारे फ्रिंजेज ऑब्टेन हो रहे हैं। पहली बार में जो फ्रिंजेज ऑब्टेन हुआ ना वो सेपरेट हो रहे हैं 7.2 mm से, यानी कि पहला फ्रिंज जो है यहाँ पे है, फिर दूसरा यहाँ पे है, फिर तीसरा यहाँ पे, और इन फ्रिंजेस का जो भी गैप होगा वो होगा 7.2 mm। समझ गए? अच्छा, इसके लिए ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए मान लीजिए कि आपने किसी लेज़र लाइट का यूज़ किया, ठीक है, और जो भी वो लेज़र लाइट है उसका वेवलेंथ है, मान लीजिए यहाँ पे लेज़र लाइट सोर्स को मान लेते हैं, ठीक है, ये सोर्स दिख गया आपको, ठीक, इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो वेवलेंथ दिया हुआ है 630 नैनोमीटर। आपसे बोला हुआ है कि ऐसी ही कंडीशन करनी है, ठीक है, बस आपको एक लेज़र लाइट का जो सोर्स है ना वो बदल देना है, और जब सोर्स बदल दोगे तो इसमें कुछ तो चेंजेस आएंगे। चेंजेस कुछ ऐसा आया कि जो सेपरेशन है वो 8.1 का हो गया, जो अब की बार पहले 7.2 का था अब 8.1 का हो गया। तो जो भी सोर्स है ना नया वाला, ठीक है, अब मान लीजिए नया वाला सोर्स मैं बनाता हूँ आपके लिए, लेट सपोज ये नया वाला सोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नया वाला सोर्स है इस नए वाले सोर्स का वेवलेंथ क्या है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, आपको रिलेशन एस्टेब्लिश कर देना है। देखो, सबसे पहले अगर आपको मैं समझाऊँ यहाँ पे, देखो एक चीज़ ये होता है कि जो फ्रिंज है ना, इन फ्रिंज के बीच का जो विड्थ है उसे हम कहते हैं बीटा, राइट, दैट इज नोन एज बीटा। शुरू में बीटा क्या है 7.2, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होके ये ओवरऑल वैल्यू। दूसरी बारी में क्या हो रहा है, फ्रिंज विड्थ जो सेपरेशन है वो हो गया 8.1, जो इसको भी कन्वर्ट कर लो मीटर में। अच्छा, पहले बार का लैम्डा क्या है 630 नैनोमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, राइट। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है फ्रिंज विड्थ का, वो हाँ ये रहा, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, राइट। अब आप सोच के देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तो पहले कंडीशन में भी एप्लीकेबल है और दूसरे कंडीशन में भी। और डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है स्लिट के बीच का, दैट इज योर स्मॉल डी, और कैपिटल डी इनके बीच का, स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप, तो दिस इज द कैपिटल डी वेयर इज दिस इज द स्मॉल डी। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों केस में सेम रहना है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूँ पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी और फिर आपस में डिवाइड कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर आप यहाँ से एक कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हो। आप क्या करो, जो रेशियो होगा पहले का उसको डिवाइड कर दो दूसरे से। तो आप ऐसा करो, एक काम करते हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको क्लीन करके। देखो हमारे पास ना, मान लो कि β1 को आप डिवाइड करो β2 से, ठीक है, यहाँ पे मैं β2 लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा निकल के, β1 के लिए फॉर्मूला बनेगा डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी लैम्डा की जगह λ1 लिख दूँ डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, होल डिवाइडेड में डी लैम्डा की जगह λ2 डिवाइडेड बाई डी। अब आप मुझे एक बात बताओ, डी से डी कट गया, स्मॉल डी से ये वाले डी से ये वाले डी कट गया, कैपिटल से कैपिटल मतलब, तो इधर क्या बचा λ1 λ2, वही चीज़ है λ1 λ2, ठीक है। अब आपको β1 की वैल्यू पता है, ठीक है, β1 की वैल्यू 7.2 इंटू 10 की पावर -3, β2 की वैल्यू भी पता है, λ1 की वैल्यू भी पता है, ये रही, ठीक है, बस λ2 की वैल्यू नहीं पता। तो आप λ2 की वैल्यू बहुत आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। तो वेल दिस गोज टू योर कैलकुलेशन और फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा 708.75 नैनोमीटर। तो जो सेकेंड वाला सोर्स होगा उसका वेवलेंथ है 708.75 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा हुआ है कि हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गेट अफेक्टेड, ठीक है, वही सेम अगर आप मान के चलो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बनाते जरा, ये स्लिट हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गया, तो इस पर जो भी आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न जो दिखेगा ना वो कैसे अफेक्ट होगा जब आप स्लिट के, मान लो कि स्लिट ये है S1 और ये वाला S2 है,
इसको आप रिड्यूस कर देते हो। तो आप सोच के देखो, जब आप स्लिट को रिड्यूस करोगे ना तो होता ही है कि द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इंक्रीजेज विल डिक्रीज इन द सेपरेशन। जैसे जैसे सेपरेशन को आप डिक्रीज करोगे, मतलब करीब लाओगे, फ्रिंज विड्थ जो है वो चौड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, पहले मान लो ऐसा था, लेकिन अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएंगे। फ्रिंज विड्थ थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि बहुत करीब आके इंटरफेयर करता है वो, राइट। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, बीटा इज व्हाट, बीटा यहाँ पे नोट करो, बीटा क्या है, बीटा फ्रिंज विड्थ है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिस विल हेल्प यू इन नीट और जेईई एग्जाम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। द इंटायर सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर, पूरे सेटअप को पानी में इमर्स कर दो। तो यहाँ पे ये बोला गया है द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज एज द वेवलेंथ गेट रिड्यूस। जैसे जैसे वेवलेंथ रिड्यूस होगा, क्योंकि पानी में जो है स्पीड धीरे हो जाती है, तो वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगा। अब वेवलेंथ रिड्यूस हो गया तो जो आपका इंटरफेरेंस है वो भी एक तरीके से घट जाएगा, और घट गया तो फिर फ्रिंज विड्थ वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाओ। यहाँ पे इमर्ज करने के बाद स्पीड कम तो वेवलेंथ लेस, लैम्डा जो है वो कम हो गया, लेस हो गया, तो फिर आपका बीटा भी कम हो गया। आगे बढ़े, डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ है कि जो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि ये एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, इसको आप ऑब्जर्व करो और फिर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन के आते हैं उसको भी ऑब्जर्व करो, और देन ड्यू टू डिफरेंट इंटरफेरेंस कंपोनेंट कलर ऑफ वाइट लाइट। ओके, तो आपने यहाँ पे सोर्स में ना वाइट लाइट इस्तेमाल किया है, ये चीज़ क्लियर है। व्हाट वुड बी द प्रीडोमिनेंट कलर ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड एट द पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे कौन सा फ्रिंज दिखेगा? तो यार बात ये है कि ओ पॉइंट पे जो होता है वो मैक्सिमा बनता है। क्या बनता है? मैक्सिमा। ठीक है, अब मैक्सिमा के केस में क्या होता है कि सारी इंटरमिक्सिंग जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो एक बात बताओ, जितने भी रंग है सारे इंटरमिक्स होंगे तो फिर कौन सा रंग देगा? वो वाइट कलर ही तो देगा। ठीक है, तो जहाँ पे मैक्सिमा बनता है वहाँ पे होता है वाइट कलर, राइट। ये चीज़ नोट कर लो। तो ओ पे जो होएगा वो आएगा वाइट कलर। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि वाइट कलर फ्रिंज is obtained at point O as all component color wavelength undergoes constructive interference fringe pattern। ठीक है, जितने भी रंग है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न्स जो है वो ओ पॉइंट पे आके बताएंगे। सेकेंड पार्ट आप बहुत आसान है, खुद भी कर सकते हो। चलो डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि राइट डाउन 2 कंडीशंस टू ऑब्टेन द सस्टेन्ड interference fringe pattern of light. What is the effect of interference fringe in Young's double slit experiment? यानी कि आपको कंडीशंस बतानी है, 2 कंडीशन जो कि आप ऑब्टेन करते हो जब आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न जो है वो ऑब्टेन कर लेते हो स्क्रीन के ऊपर, और फिर आपको बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस कर देते हो व्हाइट लाइट से। तो वेल इसका आंसर होगा कि देखो, जब कंडीशंस की बात की जाएगी तो द 2 सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। पहली कंडीशन तो यही होती है कि जो भी सोर्स है ना वो कोहेरेंट हो, ताकि वो जो एमिट करे वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस में लाइट एमिट कर सके। तो ये हम हमेशा समझते आए हैं कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट का इस्तेमाल करना है जब भी आप बात करते हो सस्टेन इंटरफेरेंस की। अगर सस्टेन नहीं चाहिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में आप देखो कैसे भी लाइट का इस्तेमाल कर लिया जाता है, बट आपको सस्टेन चाहिए फिर तो आपको कोहेरेंट लाइट को ही एमिट कराना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो कि इंटरफेयर कर रहे होंगे, तो इंटरफेयरिंग वेव के केस में वो इक्वल होंगे, और एक कंडीशन ये भी है टू हैव ग्रेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल सी बात है ना यार, कंस्ट्रक्टिव में जो इम्पैक्ट होता है इंटेंसिटी का वो ज़्यादा होगा, तो भाई उसके केस में कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को सेपरेट करो तो कंस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस जो है वो मैक्सिमम होता है और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, राइट। और बोला गया कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप रिप्लेस कर देते हो व्हाइट लाइट से तो जाहिर सी बात है जो कलर्ड फ्रिंजेज है ना वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होंगे, मगर ध्यान रहे सेंटर पे फिर भी व्हाइट ही ऑब्टेन होता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बारी है फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये बताना है कोहेरेंट सोर्स के बारे में क्या होता है। वेल ये बच्चा क्वेश्चन है, और विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब कि कोहेरेंट सोर्स के बारे में पूछा हुआ है। तो कोहेरेंट सोर्स की जब बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो कि लाइट वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं वे हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसको आप कहते हो कोहेरेंट सोर्स। ये बात जो है आप गांठ बांध लो, हमेशा कोहेरेंट सोर्स में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, साथ में उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, सब कुछ सेम होता है। सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, और आप देख सकते हो ये सारे जो है ऑल इंडिया, दिल्ली, इन सब के क्वेश्चन हैं। How would the angular separations of interference fringes in Young's double slit experiment change
व्हेन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ। तो बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि स्क्रीन को ना जब आप करीब ले आते हो, ठीक है, ये रहा स्लिट और ये रहा स्क्रीन, तो इस स्क्रीन को अगर आप और करीब ले आओगे तो फिर किस हिसाब से जो एंगल है वो बदलेगा, तो आपके सामने ये रिलेशन होता है। तो ये थे हमारे सारे वेव ऑप्टिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करें, एंड हम मिलते हैं वीकली क्वेश्चन डिस्कशन के साथ।